कर्ज चाहे जैसा भी हो, होता है बोझ ही। लेकिन वो कर्ज जो अभी तो आपकी जरूरतों को पूरा कर दे, लेकिन आगे जाकर आपके लिए मुश्किल बन जाए, तो इससे परहेज करने में ही समझदारी है। जहां एक तरफ बैंकों को कर्ज देने में दिक्कत हो रही है, वहीं देश में अनसिक्योर्ड लोन लेने वालों की तादाद में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज योर मनी में हम आपको बताएंगे कि अनसिक्योर्ड लोन से क्यों दूर रहे और जो पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के बकाए में फंस गए हैं, उनके पास क्या ऑप्शंस हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान रुंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रुंगटा। हर्षवर्धन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम देख रहे हैं जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं कि अचानक कई सारे बैंक्स हैं, और ये दिग्गज बैंक्स की हम बात कर रहे हैं, जहां अनसिक्योर्ड एक्सपोजर जो है उनका लोन का, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं ये क्यों हो रहा है अचानक इस समय? क्या एनवायरनमेंट ऐसा है, जॉब सिक्योरिटी ज्यादा नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी नहीं है, क्या कारण है जिस वजह से अचानक अनसिक्योर्ड लोन की संख्या बढ़ती जा रही है? देखिए, हम इसे दो नज़रिए से देखेंगे। पहले आप अगर बैंक के नज़रिए से देखें तो जो क्रेडिट ऑफटेक इंडस्ट्रीज़ का था, वो एक जनरल स्लो डाउन का जो माहौल है उसकी वजह से वो इंडस्ट्रीज एक्सपेंशन प्लान्स जो है, कैपेसिटी इंक्रीजिंग है, वो सारे एक आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। कंपनीज ने सारे जो उनके प्लान्स थे वो प्लान उन्होंने हॉल्ट कर रखे हैं। अगर बैंक्स को अगर अपना बिजनेस लोन्स का जो बिजनेस पुश करना है तो उनके पास एक जो दूसरा कैटेगरी है वो है पर्सनल लोन्स। अब पर्सनल लोन्स, दिस इज वन ऑफ द रीजंस बैंक्स पुश कर रही हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम इंडिविजुअल की तरफ से देखें, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं दिन भर दिन, और इनकम उस प्रकार से, क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन है, उनकी सैलरीज और इनकम्स बढ़ नहीं रही हैं। ये जो ब्रिज करना रहता है कई बार, ये एक रीजन है व्हाई इंडिविजुअल्स आर टेकिंग पर्सनल लोन। लेकिन आपको क्या कारण लग रहा है कि लोग फंस जाते हैं अक्सर? क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ जरूरत हुई, चलो पर्सनल लोन ले लो। क्या ये इतनी आसानी से मिल रहा है, ये कारण है जिस वजह से लोग जा रहे हैं? या आपको लगता है कि जो ब्याज दरें भी हैं, अगर हम पर्सनल लोन में देखेंगे 14 से 18% में मिल जाता है, कई अट्रैक्टिव स्कीम्स लेके आते हैं, क्रेडिट कार्ड कई सारे ऑप्शन लेके आते हैं, क्या ये स्कीम्स इनको खींच रही है या ये आसानी से मिल रहा है इसलिए लोग जा रहे हैं इसके लिए? देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात है, टू अवेल अ पर्सनल लोन आपको मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। आपको बेसिकली आप अपनी अगर सैलरी स्लिप या इनकम डॉक्यूमेंट्स प्रूफ प्रोड्यूस करते हैं, आपको लोन तुरंत मिल जाता है। अब दूसरी बात यह है कि इसमें बढ़ोतरी जो हम देख रहे हैं, एक कारण यह है कि ऑब्वियसली एक सेगमेंट ऑफ पीपल हैं जो अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए करते हैं, जो जेन्युइन एक्सपेंसेस हैं। एक दूसरी कैटेगरी, अगर हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वगैरह देखें, एक जनरल एटीट्यूड है कि अगर आप अगर 21 इंच टीवी खरीदने जाते हैं, लेकिन आपको स्कीम इतनी अट्रैक्टिव दी जाती है कि आप जब दुकान से बाहर आते हैं 52 इंच का टीवी लेके बाहर आ रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा आप ले लेते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो चाहे पर्सनल लोन हो, तो आपकी जरूरत है छोटी, लेकिन आप ज्यादा ले लेते हैं और फिर फंस जाते हैं क्योंकि आपको इतना इजीली मिल रहा है लोन। आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर डीलर होता है, उनके एक टाई अप होता है जहां पे लोन आपको तुरंत मिल रहा है। तो ये हो गया कि आप अपनी जरूरत से ज्यादा जो अपना अदरवाइज जो एक्सपेंस पोस्टपोन कर सकते थे, कई बार हम देखते हैं जो हॉलीडे प्लान होती है, बिकॉज आपको एक ईजी ईएमआई ऑफर मिल रहा है जो अदरवाइज पोस्टपोन की जा सकती थी। ये जो कारण है, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इस वजह से फाइनेंशियल प्लानिंग पे कितना बुरा असर पड़ता है किसी की, क्योंकि उसकी सैलरी तो फिक्स्ड है, सैलरी तो बढ़ नहीं रही, साल के बाद शायद बढ़े। तो जब वो क्रेडिट कार्ड में ज्यादा एक्सपोजर ले लेते हैं या पर्सनल लोन ले लेते हैं, कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग उनकी बिगड़ जाती है? इसमें बहुत ज्यादा असर होता है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि अगर आपको 0% इंटरेस्ट पे मिला है, लेकिन प्रिंसिपल तो आपको रीपे करना ही है, और इंटरेस्ट भी जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड होता है वो भी 4 या 5 महीने का ही होता है। इसमें जो फाइनेंशियल प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा असर होता है। आपके दूसरे जो पहलू होते हैं लाइफ के, जो आपके इन्वेस्टमेंट्स, रिटायरमेंट, चिल्ड्रन एजुकेशन, वो सारे आपके असर होने लग जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी इंडिविजुअल कभी भी कोई चीज़ खरीदने जाए, वो एक बजट बना लें। अगर उन्हें बनाना है कि हमें 21 इंच का टीवी की ज़रूरत है, तो वो ये मेक श्योर कि ये जब दुकान से बाहर आए तो उनके पास 21 इंच का टीवी ही है, ना कि साथ में आपके होम थिएटर सिस्टम ऐड हो गया है, ना कि आपके 52 इंच का टीवी हो गया, आपने एलईडी खरीदने गए थे, आपने और कोई हाईफाई टीवी खरीद के आ गए। तो ये चीज़ कोई भी इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा ध्यान रख के खरीदने से पहले अगर माइंड बना ले, तो शायद वो ट्रैप में ना पड़े। लेकिन ये बताइए कि आप कोई ट्रैप में पड़ ही गया है, किसी ने पर्सनल लोन ले ही लिया है या क्रेडिट कार्ड में एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा हो गया है और पेमेंट सब डिफॉल्ट हो रही हैं, तो इससे निकला कैसे जाए, बचा कैसे जाए? क्योंकि अब बच तो सकते नहीं क्योंकि आप इसमें इन्वॉल्व हो, तो इसमें से निकला कैसे जाए, ये बताइए, ऑप्शंस क्या है? देखिए, पहली बात, आपको ये मन बनाना होगा कि आपको कोई भी कारण से, कोई भी एवेन्यू से आपको ये लोन के रीपेमेंट करना है। इनमें रीपेमेंट पेनल्टी भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन की रीपेमेंट पेनल्टी देखें, वो करीबन 4% तक भी जाती हैं जो आउटस्टैंडिंग लोन है।
सो इररिस्पेक्टिव ऑफ जो आपका पेमेंट पेनल्टी है, आपको ये रीपे करने का पहला उपदेश होना चाहिए। आपके कोई भी सरप्लसेस, अभी आप मार्च के महीने में है, परफॉर्मेंस लिंक्स इंसेंटिव्स बोनसेस आने वाले हैं। सो जब ये पेमेंट आता है आपका, फर्स्ट मेक श्योर कि ये सारे जो हाई कॉस्ट अनसिक्योर्ड लोन्स हैं या क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग्स हैं वो पहले रीपे किए जाए। लेकिन ये बताइए कि पर्सनल लोन अगर किसी के पास है और वो उसको चुकाना चाहता है, क्या उसको चुका देना चाहिए? क्योंकि यूजुअली पर्सनल लोन का जो ड्यूरेशन होता है या टेन्योर होता है वो 1 साल से 3 साल होता है, तो क्या उसको पूरा दे देना चाहिए या आपको लगता है कि नहीं, अब 3 साल का है तो पूरा उस पीरियड में ही देना चाहिए? देखिए, आपका अगर 3 साल का लोन है और आप फर्स्ट ईयर में हैं, इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द लोन आपके कोई सरप्लस इनकम हुई है, बोनस, विंडफॉल, आपके जो परफॉर्मेंस लिंक्स इंसेंटिव की हम बात कर रहे हैं, अगर ये सारे आपके पेमेंट्स आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली चुका देना चाहिए। अगर आप लास्ट ईयर ऑफ द लोन में हैं तब नेचुरली आपको 4% प्रीपेमेंट पेनल्टी देके चुकाना शायद वर्थवाइल नहीं हो। तो आप डिपेंड करता है आप कौन से पीरियड में है अपने लोन के। अगर आप एकदम शुरुआत में है, आपके पास ऑप्शन है प्रीपेमेंट पेनल्टी देके आप प्लीज़ क्लोज कर दीजिए, और आप अगर लास्ट लेग में है तो शायद आप उसको पूरा खत्म होने का वेट करेंगे। चलिए, और एक ऑप्शन ये भी होना चाहिए कि अगर क्रेडिट कार्ड आप ले ही रहे हैं, 10 क्रेडिट कार्ड मत लीजिए, उसको थोड़ा सा नंबर जो है वो 1 या 2 क्रेडिट कार्ड होने चाहिए मैक्सिमम। कुछ लोगों के पास 10-10, 15-15 क्रेडिट कार्ड होते हैं। जो मेन कारण हमने देखा है कि लोगों के पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स क्यों होते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर टाई अप और स्कीम्स ऑफर की जाती हैं। सो उन्हें वो वीज़ा से भी बेनिफिट लेना है, मास्टर कार्ड का भी लेना है, कहीं HDFC का टाइम्स कार्ड के साथ है तो मूवीज़ में बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यही एक प्राइम रीज़न है कि जब लोगों के पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। लेकिन पहली बात यस कि आप अपना क्रेडिट नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड रिस्ट्रिक्ट करें। दूसरी बात, आप अपनी बैंक के साथ में उसकी लिमिट भी फ्रीज कर दीजिए। अगर बैंक आपको 3 लाख की लिमिट दे रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आप 3 लाख की लिमिट रखें। आप बैंक को फ़ोन करके बोल दीजिए कि मुझे 1 लाख की लिमिट चाहिए। इंक्रीज़ करना बैंक के हाथ में, डिक्रीज़ करना आपके हाथ में। तो अगर आप अपने खर्चे नियम में से इन द लिमिट्स रखना चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से बैंक को फ़ोन करके अपने क्रेडिट जो लिमिट है वो रिड्यूस भी कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द वेज कि आप उसको कंट्रोल करें। तो अगर आपके पास 5 क्रेडिट कार्ड्स भी हैं तो फिर इतना मुश्किल नहीं होता। चलिए, हम लेते हैं फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन एक बात तय है कि अनसिक्योर्ड लोन की संख्या काफी बढ़ रही है, तो आपके पास ऑप्शन है। अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं, फंस गए हैं, तो प्रीपे कर दीजिए। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है 10 तो उसको रिड्यूस करिए, 1 क्रेडिट कार्ड लीजिए, और अगर आपकी लिमिट ज्यादा है उस लिमिट को आप कम कर सकते हैं। ये सब चीजों, इन सब उपायों से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर हो सकती है। वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की। आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आज हमारे फोकस में है फाइनेंशियल प्लानिंग पर, और सवालों के जवाब देंगे रुंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रुंगटा। चलते हैं, पहले हमारे साथ बीरेन पारिक इस समय मौजूद हैं। बीरेन जी, बताइए क्या है आपका सवाल? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग फाइनेंशियल प्लानिंग का है। हेलो जी। मेरा जो मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर मैंने जो अभी मेंशन किया है मेल में, दैट इज 54,000, राइट, और एक्सपेंडिचर 20,000 है। और अभी मैं हाउसिंग लोन पे कर रहा हूँ 8500 का। ठीक है सर। मेरा अभी मैंने ऐसा कोई पर्सनल अभी म्यूचुअल फंड में मेरा कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं एज ऑन टुडे, बट LICs में मैंने काफी इन्वेस्टमेंट करके रखा है, दैट इज अराउंड 1 लाख पर ईयर। ओके। तो सर, मैं एक्चुअली ये मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग में ये जानना चाहता था। मेरा बेसिकली 3 गोल था। फर्स्ट गोल इज दैट फॉर द बेटर एजुकेशन, फॉर हायर एजुकेशन ऑफ माय डॉटर्स, दैट गोल आई शुड डिसाइड। देन सेकंड गोल इज at the time of the retirement, what should be the ideal amount for the monthly expenditure? Okay. Hello. जी. And third one is the what I have to arrange a minimum 20 lakhs fund for the marriage fund for both daughters. चलिए, तो ये आपके फिलहाल गोल्स हैं, और काफ़ी हद तक इन्होंने जो है LIC में इन्वेस्टमेंट की हुई है। कैसे आप करेंगे इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग? कहाँ पर आपको लगता है इनको और एडिशन करना चाहिए, कहाँ पर आपको लगता है इनको मैनेज करना चाहिए? वेल बीरेन जी, अगर हम आपका पोर्टफोलियो पूरा देखें, आपकी इनकम आपने बताई है 54,000 रुपीज़ है, और आपके जो मंथली एक्सपेंसेस, EMIs और जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स हैं, जो मैंडेटरी आपके जो पेमेंट्स हैं हर महीने के, करीबन 37,000 रुपीज़ है।
मैंने आपका इंश्योरेंस पोर्टफोलियो देखा है, उसमें सारी आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड पॉलिसीज हैं। आपके 3 डिपेंडेंट्स हैं। तो पहले कि मैं आपके दूसरी सब डिटेल्स में जाऊं, मैं आपको बता दूं, पहले आपके जो डिपेंडेंट्स हैं और आपकी हाउसिंग लोन भी है, ये ज़रूरी है कि आप एक अच्छा सा टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लें जिससे आपकी सारी लाइबिलिटीज़ कवर हो जाएं, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी डे टू डे लिविंग एक्सपेंसेस भी कवर हों। तो पहला काम आप ये करिए कि आप एक 75 लाख का टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदिए। ऑनलाइन कोई भी आप कंपनी से चूज़ कर लीजिए, ICICI, HDFC, टाटा, AIA या अवीवा, इन कंपनीज का पहले टर्म पॉलिसी लीजिए। जहाँ तक आपके दूसरे जो सवाल थे, मैं उसके बारे में बता दूं। आपने पूछा है कि एक हायर एजुकेशन जो आपकी डॉटर्स के लिए आपको कितना अमाउंट होना चाहिए और आप कैसे करें। बीरेन जी, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की एजुकेशन अपनी डॉटर्स के लिए एस्टिमेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली आज उनकी उम्र में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू असर्टन कि भाई वो आगे जाके पढ़ेंगी क्या, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप एक रफ एस्टिमेट ले लें कि आप किस लाइन में उन्हें पढ़ाना चाहते हैं और कहाँ पढ़ाना चाहते हैं। जब आप ये बना लेंगे तो आप एक कॉस्ट एस्टिमेट कर सकते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको बता दूं, 10 लाख का एक प्रोविजन तो डेफिनेटली बनाइए पर डॉटर। तो ये कुछ ना कुछ तो आपके मतलब सम फॉर्म ऑफ हायर एजुकेशन तो मिल ही जाएगा। जहां तक रिटायरमेंट और बाकी चीज़ों की आपने बात की है, रिटायरमेंट में हम नॉर्मली ये करते हैं कि जिस साल आप रिटायर होने वाले हैं उसके पहले जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं उसका आप 75% आपके पोस्ट रिटायरमेंट का एक्सपेंसेस समझ के चलिए। सो ये भी आपको एस्टिमेट करना होगा। आज की तारीख में आपका अगर 37,000 रुपीज़ का खर्चा है तो उसका 75% आपको पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड में आपको प्रोविजन बना के चलना है। ये एक बहुत ही वेग तरीका है जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं, बट हाउएवर मैं आपको आपके पूरा पोर्टफोलियो देखते हुए मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप एक फाइनेंशियल प्लानर से मिलें, आप एक पर्सनलाइज्ड डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान बनाइए। बिकॉज आपकी जो पोर्टफोलियो में जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो भी एक लो रिटर्न पॉलिसीज की तरह हैं। आपके सारे गोल्स 10 ईयर्स एंड अबव हैं। ये ज़रूरी है कि आप एक हाई ग्रोथ प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड इक्विटीज़ की तरफ थोड़ा मन बनाएं और उसमें आप अपना थोड़ा पोर्टफोलियो शिफ्ट करें, मॉडिफाई करें, तो आपके सारे गोल्स मीट करने में आपके लिए आसानी होगी। ये बहुत मुश्किल है कि मैं आपको अभी आपके जो रिक्वायरमेंट्स है उसका मैं सुझाव दूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप एक फाइनेंशियल प्लानर से मिलिए और एक पर्सनलाइज्ड कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान बनाइए। वो एक तरीका आपके लिए बेटर होगा। चलिए, तो आपके जो गोल्स हैं उसमें क्लियरली अपने बेटियों की पढ़ाई के लिए आप 10-10 लाख रुपए जो है आपको जोड़ने पड़ेंगे और एक फाइनेंशियल प्लानर से आपको खुद मिलना पड़ेगा ताकि आप उन चीज़ों को अचीव कर सकें। लेते हैं फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन आगे कई और दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करेंगे। बने रहिए। योर मनी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हमारा फोकस है फाइनेंशियल प्लानिंग और सवालों के जवाब दे रहे हैं हर्षवर्धन रुंगटा। हर्षवर्धन, एक ईमेल आया हमारे पास सुनील कुमार चौधरी का बैंगलोर से। ये अभी शुरुआत कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में। 80,000 रुपये इनकी सैलरी है महीने की। तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं। कैनरा रोबेको इक्विटी डाइवर्सिफाइड में 2,000 रुपये महीने के लगा रहे हैं। फिडेलिटी में लगाया हुआ है 1,500, ICICI प्रू में लगाया हुआ है 3,000, SBI मैग्नम में लगाया हुआ है 2,000 हर महीने। रिलायंस गोल्ड ETF में भी इन्होंने लिया हुआ है, कुछ अपना इसका एक्सपोजर है। इनका गोल क्या है? देखिए, पहला गोल है कि बेटी उनकी एजुकेशन के लिए 25 लाख रुपए चाहिए इनको 15 साल में। दूसरा गोल है कि बेटी की शादी है, उसमें 30 लाख चाहिए 20 साल के अंदर। और तीसरा है कि उनको रिटायरमेंट के लिए वो 1.5 करोड़ रुपए देखने हैं 25 साल के अंदर। कैसे ये फंड सिलेक्शन किया हुआ है? क्या ये दे पाएगा, इनके गोल को सर्व कर पाएगा, या कुछ चेंज करने की ज़रूरत है? कैसे आप अप्रोच करेंगे? पहली बात, अगर हम इनका करंट इन्वेस्टमेंट देखें वो है अबाउट 8,500 रुपीज़। सिर्फ अगर ये 8,500 रुपीज़ से आपका जो टारगेट्स मीट करना चाहते हैं वो नहीं होगा, तो इन्हें अपना इन्वेस्टमेंट जो हर महीने का बढ़ा के अगर ये 13,000 तक लाते हैं, अराउंड अनदर 4,500 रुपीज़ अगर बढ़ाते हैं, तो इनके सारे गोल्स मीट हो सकते हैं। लेकिन ये पैसा कहाँ इसी में लगा दे जो है, इन्हीं का अपना एक्सपोजर बढ़ा दे फंड्स का, या कुछ और आप बोलेंगे? नहीं, देखिए, जो इनका जो सिलेक्शन ऑफ फंड्स है उनमें से मैं शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ। हम अगर बताएं कि अगर ये 13,000 वो डिवाइड करते हैं तो ICICI प्रू फोकस्ड ब्लू चिप फंड में ये 3,000 अभी निवेश कर रहे हैं, वो कंटिन्यू कर सकते हैं। SBI मैग्नम इमर्जिंग बिजनेसेस फंड में 2,000 पहले से हो रहा है, वो मेंटेन कर सकते हैं। 2 फंड मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, हम कैनरा रोबेको डिलीट कर रहे हैं उनके पोर्टफोलियो में से, एंड फिडेलिटी इंडिया स्पेशल सिचुएशंस फंड। इनकी जगह पे अगर ये HDFC इक्विटी फंड लेते हैं और उसमें 3,000 रुपया करते हैं, बिरला सन लाइफ 95 फंड अगर इसमें बाकी का 5,000 करते हैं,
तो इनका एक पोर्टफोलियो जो है वो एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बन जाएगा। बिरला सन लाइफ की जो स्कीम है वो 70% इक्विटी में करती है इन्वेस्ट और 30% डेट में। HDFC इक्विटी फंड जो है वो एक मल्टी कैप फंड है और फोकस ब्लू चिप लार्ज कैप है, और आपका SBI इमर्जिंग बिजनेसेस एक मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड है। तो एक पोर्टफोलियो, एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनता है लॉन्ग टर्म के लिए। जहाँ तक इन्होंने बाकी PPF में भी कर रहे हैं, रिलायंस गोल्ड और ICICI की जो पॉलिसी है इनकी, वो अभी हम फिलहाल नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो अब एग्जिस्टिंग के जो गोल्स हैं उसके साथ भी मैप नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ उनके कई अनप्लान्ड एक्सपेंसेस आएंगे, ये उसके लिए ये ईयर मार्क कर सकते हैं। सिर्फ मेरा सुझाव एक ये है सुनील कुमार जी कि आप गोइंग फर्दर आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूलिप प्लान्स थोड़ा अवॉइड करिए। इन्वेस्टमेंट्स आप अगर म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो इक्विटी स्कीम्स के थ्रू करते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये आपके गोल्स मीट करने लिए आपके ज़्यादा फायदेमंद होगा। सो अगर ये बेसिक चीज़ अगर ध्यान रखें, और जैसे इनकी डॉटर है अभी, तो इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि इनका लाइफ इंश्योरेंस कवरेज कितना है। सो अगर नहीं है कवर तो एक टर्म पॉलिसी के थ्रू आप अपना लाइफ इंश्योरेंस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करें। कितना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, 1 करोड़ का या उससे कम का? वेल इनकी इनकम अबाउट 80,000 रुपीज़ है। सो अगर वो 10 टाइम्स भी इनकम देखें तो 1 करोड़ की तरफ आ जाता है, और टर्म प्लान इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। तो इनकी उम्र अगर ज़्यादा नहीं है तो 1 करोड़ का कवर आप डेफिनेटली कंसिडर करिए, और वो एक आपकी फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का काम करेगा। अगर आप नहीं भी हैं तो आपकी डॉटर की जो एजुकेशन एंड मैरिज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो वैसे ही रहने वाली हैं। तो ये जब हम सेविंग्स की बात कर रहे हैं, हम ये ध्यान दे रहे हैं कि आप जीवित हैं, आप कमा रहे हैं और फिर आप सेव कर रहे हैं। अगर आप जीवित ही नहीं होंगे तो इनकम नहीं होगी और फिर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। सो ये ज़रूरी है कि आप नहीं भी हो तो आपकी डॉटर की जो एजुकेशन और मैरिज की रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हों। उसके लिए आपको एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ज़रूरी है, जो एक टर्म पॉलिसी के जरिए एक अच्छी तरह आप कर सकते हैं। और आजकल कई सारी टर्म पॉलिसी है, कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे? क्योंकि अगर 1 करोड़ का हम देख रहे हैं तो क्लियरली 7,000 से 10,000 या 12,000 हर साल अगर आप दें तो आपको इस तरह की पॉलिसी मिल सकती है। एब्सोल्युटली। इंश्योरेंस कवरेज जब भी आप एक प्योर प्रोटेक्शन के तौर पे देख रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आप एक टर्म पॉलिसी के जरिए लें, और वो भी आपको ऑनलाइन ऑप्शंस बहुत सस्ते मिल रहे हैं। सो फॉर अ 30-year-old पर्सन अगर 1 करोड़ की पॉलिसी लेते हैं तो एक रेंज है अराउंड 8,000 रुपीज़ से लेकर आपको 15,000 की रेंज में आपको 1 करोड़ का कवर मिल सकता है। क्या PPF बढ़ाना चाहिए? क्योंकि 1.5 करोड़ रुपए देख रहे हैं रिटायरमेंट पे, तो क्या आपको लगता है कुछ और इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं? कोई सैलरी ठीक ठाक है? देखिए, अगर इनका देखें कि इनकी जो भी रिक्वायरमेंट है 15 साल के बाद है, तो एनीथिंग विच हैज़ 10 years एंड अबव एज अ रिक्वायरमेंट, आप अगर इक्विटी पोर्टफोलियो बनाते हैं वो रिटर्न आपको डेफिनेटली मच बेटर मिलेगा, ना कि आप PPF इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। सो आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए, आप इक्विटी में ध्यान दीजिए, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए वो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, तो इक्विटी पे फोकस आपका ज़्यादा रहना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज हर्षवर्धन जी हमसे बात करने के लिए। तो और बनिए, फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीमी से आवाज़ के साथ। नमस्कार।